31 साल की शिवानी कुलकर्णी महाराष्ट्र में रहती हैं। उनके परिवार में उनके सास ससुर, 2 बच्चे हैं। पिछले साल एक सड़क हादसे में उनके पति की मौत के बाद से उनका घर का गुजारा काफी मुश्किल से चलता है। शिवानी आगे अपनी बातों को बयां करते हुए बताती हैं कि बहुत मुश्किल से गुजारा करने के बाद भी मैं पोस्ट कार्ड का काम करती हूँ, पोस्ट कार्ड बनाने का काम करती हूँ और पूरे महीने में 3000 से ज्यादा की आमदन मुश्किल से ही हो पाती है। इसके बाद शिवानी कुलकर्णी ने बड़े उम्मीदों से अपनी आंखों में आशा की एक रोशनी भरते हुए दोबारा से कहा, सरकार इतना पैसा खर्च करती है भारत में अलग अलग कामों के लिए, क्या हमारे लिए, घर में काम करने वाली औरतों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है मैडम? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। मैं चुप थी और मैंने कुछ नहीं कहा। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और दोबारा से एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। शायद ये जितना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि हम सोच नहीं पाते इन सब बातों के बारे में, पर दरअसल इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा हम तब लगा सकते हैं जब 138 करोड़ जैसी जनसंख्या में हर 5 में से 3 घरों में कोई न कोई शिवानी कुलकर्णी हमें मिल जाती है और उसके सवालों का हमारे पास कोई बखूबी जवाब नहीं होता। ये जिस आर्टिकल की मैं बात कर रही हूँ वो 1 मई 2016 को द वायर में छपा था, जिसको लिखा था रोशनी गांधी जी ने, जिसका टाइटल था शुड देयर बी वेजेस फॉर हाउस वर्क, अ क्वेश्चन मार्क। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या महिलाओं को अपने ही घरों में काम करने के लिए तनख्वाह की, सैलरी की या पगार की जरूरत है? बीबीसी की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि बेशक हमारे पूरे भारत जैसे देश में महिलाएं पूरे अपने घर में हर रोज का 297 यानी 297 मिनट्स खर्च करती हैं, वहीं पुरुष केवल 31 मिनट से ज्यादा और कोई भी काम नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक सोचनीय बात है और शायद इसके ऊपर एक बेहतर ओपिनियन देने की भी जरूरत है। कानूनी जानकार गौतम भाटिया अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि वो सारे काम जो महिलाएं बिना पगार के या बिना सैलरी के करती हैं वो जबरन मजदूरी है और उसके लिए कानून में बकायदा एक दंड का भी प्रावधान है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि पिछले 50 से भी ज्यादा सालों में हमारी अदालतों ने, हमारे जस्टिस या यूं कहें कि जजों ने बहुत एक बेहतरीन एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें यह तय किया गया है कि ऐसे सारे काम जिसके लिए महिलाओं को सैलरी या वेतन नहीं दिया जाता, हम उनको मुआवजे का एक प्रावधान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग मुआवजे रखने के अलग अलग प्रावधान भी होंगे, अलग अलग मेजरमेंट्स भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 1 से लेकर 34 साल तक की अगर किसी महिला की मौत सड़क हादसे में हो जाती है तो हम उसका हर महीने के 5000 के वेतन के हिसाब से 17 लाख रुपए तक का मुआवजा देंगे, पर उसके मरने के बाद। ठीक है, उसके बाद 34 से लेके 59 साल तक यानी 34 to 59 ईयर्स के बीच में अगर किसी महिला की मौत हो जाती है तो उसके महीने की तनख्वाह 9000 आंकी गई है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है 34 से 59 ईयर्स तक का, उसमें महिलाओं के पास ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके लिए वो खुद के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 59 से लेके 72 साल तक की महिलाओं के लिए उनकी सैलरी में हम कटौती कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 62 से 72 साल तक की जो उम्र होती है उसमें उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी जिम्मेदारियां काफी हद तक कम हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन की, जिसकी प्रोफेसर थी लॉ एंड जस्टिस में प्रभा कटिस्वर्ना, जिन्होंने 1968 से लेके 2021 के बीच में लगभग 200 मामलों की पड़ताल की। मैडम प्रभा ने ये बताया कि इन सारे प्रावधानों को देखने के बाद भी हमारे जजों ने बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स को तैयार किया है जिसके मुआवजे लागू करने के अलग अलग मेजरमेंट होंगे। जैसे नंबर 1, अगर महिला घर के काम करने के बजाय कुछ और काम करती है तो वो कितना कमा सकती है। नंबर 2, महिला स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। नंबर 3, महिला कितनी पढ़ी लिखी है या उसकी कितनी संतान है या है भी नहीं। ये सारी बातें हमारे जजेस ने अपने फ्रेमवर्क में डाला
ताकि हम एक बेहतर मेजरमेंट को प्रिपेयर करके लोगों के सामने, महिलाओं के सामने रख सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अर्पणा तुल्यसान, जिन्होंने बेसिक इनकम एंड पेट्रियार्की के ऊपर अपना एक बखूबी बेहतर काम करते हुए ये बताया कि 1966 में सबसे पहला ऐसा मामला आया था जबकि महिलाओं ने मुआवजे की मांग की। इसके अलावा ये भी प्रावधान रखा गया कि अगर कोई महिला केवल घर में काम करती है तो उसका पति या उसके घर में रहने वाले पुरुष अपने सैलरी की कम से कम आधा इनकम महिलाओं को देंगे और उसमें उनको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। थर्ड नेशनल वुमेन लिबरेशन कॉन्फ्रेंस जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था 1972 में, इसको लीडरशिप किया था सेल्मा जेम्स ने। और बाद में ये जो जितने भी मुद्दे थे वेजेस से रिलेटेड, यानी वेजेस अगेंस्ट हाउस वर्क, उसको बाद में ब्रिटेन में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, चाइना में, जापान में काफी बेहतर तरीके से सराहा गया और इस बात को बड़े पुख्ते तरीके से रखा गया कि घरों में काम करने वाली महिलाएं, चाहे वो कम करती है चाहे वो ज्यादा करती हैं, उनको बजाय अंडर एस्टिमेट करने के अलावा हम उन्हें एक बेहतर कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्शन में उनका एक बहुत ही बेहतर रोल है। और जिस दिन उन्होंने इकोनॉमिक प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करने से मना कर दिया, हो सकता है कि देश की जितनी भी इनकम है वो आधे से आधे पे आके रुक जाए। बाद में इस पूरे के पूरे लीडरशिप को आगे बैक फॉरवर्ड किया सिल्विया फ्रेडरिक ने, जिनकी बुक आई थी वेजेस अगेंस्ट द हाउस वर्क, जिसमें सिल्विया की मैं बातों को कोट करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने लिखा है अपने शब्दों में, टू आस्क फॉर वेजेस फॉर हाउस वर्क विल बी बाय इटसेल्फ अंडरमाइन द एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी हैज ऑफ अस, सिंस these expectations the essence of our socialization are all functionalism to our wageless condition in the home। तो आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति चल रहे इस तरह के रवैये या मुद्दे न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी ज्यादा तरीके से जोर शोर से उठाए जाते रहे हैं, बशर्ते इसका अभी तक कोई एक बेहतर परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेविया में है, वो कहते हैं कि सामाजिक दबाव में रहकर महिलाएं खुद के करियर के ऊपर या खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाती हैं, और जो लोग कर भी पाते हैं वो अपनी आधी अधूरी जिंदगी जीने के लिए या बेचारेपन से अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि उनके ऊपर न सिर्फ अपने घर का बल्कि बाहर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। या फिर जो महिलाएं किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश भी करती हैं तो उनके पास रिसोर्सेस की इतनी ज्यादा कमी पड़ जाती है कि वो अपनी क्वालिटी लेवल से या स्किल्ड लेवल को बेहतर तरीके से लोगों के सामने न रख पाने की वजह से भी कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बहरहाल ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, पर एक ऐसा नहीं है कि इस देश में लोग चीजों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लोग इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। और इसी का सबसे पॉजिटिव एग्जाम्पल वेनेजुएला का है, जिन्होंने 2006 से घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 80% तक के इनकम को तय किया है कि जो भी महिलाएं अपने घरों में काम करती हैं उनको कम से कम 80% तक का वेतन सरकार स्वयं देगी। ये अपने आप में काफी सराहनीय और बहुत बड़ी बात है। पेरिस में OECD का ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें कुल मिलाकर 26 कंट्रीज के अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया, जिसमें साउथ अफ्रीका, चाइना, भारत और जापान जैसी कंट्रीज ने भी अपने पार्टिसिपेशन करते हुए महिलाओं के योगदान को सराहा और कहा कि महिलाएं जो भी अपने घरों में काम करती हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसे प्रावधान लेकर आने चाहिए जो कि महिलाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सके, जहां पर वो अपने घर को भी और बाहर भी दोनों तरह के कामों को एक बैलेंस तरीके से, इम्प्रूव तरीके से, एक बेहतर योगदान से संभाल सकें। बहरहाल भारत की अगर बात करें तो 2012 में भी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर रह चुकी कृष्णा तीर्था ने भी इसके बारे में बखूबी बड़ी बेबाकी से अपना बयान रखते हुए कहा कि महिलाओं की जिम्मेदारियां अपने घरों में भी ज्यादा हैं और बाहर उससे भी ज्यादा हैं, और एक सामाजिक एक आइडेंटिटी होने के नाते ये काफी जरूरी है कि हम महिलाओं द्वारा
किए गए सारे कामों को सराहना करें और उनको सरकार की तरफ से एक बेहतर आउटपुट दे सके। वो बात अलग है कि 2014 में बाद में सरकार बदल गई और फिर मैडम कृष्णा का जो स्टेटमेंट था वो फिर से ठंडे बस्ते में पड़ गया। इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन का एक सर्वे बताता है कि जो महिलाएं बीपीएल के अंडर आती हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आती हैं, अगर प्रतिदिन उनके तनख्वाह की बात करें गांव में तो वो केवल 28 रुपए ही कमा पाती हैं। शहरों में यही तनख्वाह बढ़कर 38 रुपए हो जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो न सिर्फ बीपीएल कैटेगरी में बल्कि आमतौर पर भी मजदूर वर्ग की अगर बात करें तो महिलाएं अपनी मजदूरी में 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग नहीं कर पाती। और इस तरह की महंगाई में ये काफी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम इतने तनख्वाह में अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं? शायद नहीं, और आप भी मेरी इस बात से अग्री करते होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये बात भी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि क्या अगर भारत में महिलाओं के प्रति अगर इस तरह का लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके मेजरमेंट्स क्या होंगे, उसके अलग अलग क्वेश्चंस क्या होंगे, वो क्या क्या क्वेश्चन बनकर आएंगे, और जो इम्प्लीमेंट्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या सच में हम एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी को सामने रखते हुए एक 80% तक की इनकम महिलाओं को देने की बात की, क्या भारत उस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपनाकर महिलाओं के प्रति या उनसे सीख लेकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं को दे पाएगा? नंबर 2, क्या अगर महिलाओं को सैलरी दी जाएगी तो वो कैश में आएगी, क्या सब्सिडी में आएगी, या फिर उसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा एक प्रोसेस बनाया जाएगा? नंबर 3, क्या अगर पुरुष घरों में काम करते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई एक बेटर प्लेटफॉर्म लेके आएगी? एंड ट्रांसजेंडर्स के बारे में सरकार का क्या कहना है, क्या वो भी इस तरह के स्कीम्स में या सरकार के इम्प्लीमेंटेशन में खुद को इंक्लूड कर पाएंगे? नेक्स्ट, घरेलू महिलाओं की पगार देने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सोशल और एक मेंटल एबिलिटी की, तो इतने साल से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है घरों में काम करने का महिलाओं का, अगर इस तरह का अगर इम्प्लीमेंटेशन सरकार लेकर आती है तो आपको क्या लगता है कि सरकार के इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन लेने के बाद लोग सोशली और मेंटली एक्सेप्टेंस कर पाएंगे? ये सारी बातें अपने आप में एक बहस का मुद्दा है और मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम बहस ना करके हम एक बेहतर एक आउटपुट पर पहुंचे जहां पर हम एक बेटर रिजल्ट लेकर आ सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरह के मामलों में एक बहस का माहौल क्रिएट कर लेते हैं और बाद में ये सारी चीजें ढंडे बस्ते में पड़ जाती हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है और आप देख भी रहे होंगे। और भारत की बात की जाए तो भारत के महिलाओं की बात की जाए तो उनकी सभ्यता, उनकी ममता, उनका प्यार, उनका कर्तव्य बेशक ही अपने आप में काफी भारी भरकम शब्द हैं और मेरी बात से शायद आप अग्री भी करते होंगे। पर क्या पिछले कुछ सालों में इनटॉलरेंस, #MeToo जैसे जितने भी ट्रेडिशंस हमने देखे हैं, सो कॉल्ड ट्रेडिशंस हमने देखे हैं जो बाहर निकल कर आए हैं, जिन्होंने महिलाओं के प्रति एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है, क्या ये सारे भारी भरकम शब्दों को बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं? शायद नहीं। और ये कोई 19th सेंचुरी की कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है जहां पे हम इमोशनल हो जाएं और इस तरह के भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर कर हम कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ममता की बात है, ये कर्तव्य की बात है, और ना ही ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स एक अच्छी खासी भीड़ को जुटाकर वहां पर अपनी बातों को रखते हैं और 1 मिनट का वो जोश जो होता है जनता के अंदर, उसके बाद वो सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। बहरहाल मेरा इस टॉपिक के ऊपर बात करना काफी इम्पोर्टेंट मुझे लगा क्योंकि ये अपने आप में काफी एक दिलचस्प और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम कभी ठंडे दिमाग से नहीं सोचते। हमें लगता है कि सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहता है और मैं यहाँ पे किसी बहस की, किसी पैसे की डिमांड नहीं कर रही हूँ कि हमें मिलने चाहिए। बात यहाँ पे एक छोटी सी बेसिक इनकम की है। शायद उस बेसिक इनकम चाहे वो 5,000 है चाहे वो 3,000 है, हो सकता है कि वो बेसिक इनकम से हम जैसे लोग, मेरे जैसी लड़कियां या महिलाएं
अपने लिए एक बेहतर एजुकेशन जैसा प्लेटफॉर्म, एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, जहां पर हरेसमेंट ना हो, जहां पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जहां पर जेंडर सेंसिटिवनेस ना हो, जहां पर हम खुलकर सांस ले पाए। और ये बात चॉइस की है, मैंडेशन की नहीं है, जहां पर हमारे काम के ऊपर हम करें तो भी हमारी चॉइस है, अगर हम ना करें तो भी हमारी चॉइस है। अगर हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, और अगर हम ना भी करें तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। So this is all about my topic. I hope you will get the idea from my these some of the few lines, and I hope it's a very serious topic, and you people at least think a minute of it after overing my lecture. So thank you so much once again. I am Sonia Singh standing in front of you. Get to over with my topic, and next time we will meet soon with a new topic which is very interesting, again related with the women. And thank you so much. Thank you so much for being with me.